साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इसमें क्लास मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। उसमें इस समय लोधी वंश को हम लोग पढ़ रहे हैं। और लोधी वंश में आज की जो क्लास है उसमें हम सिकंदर शाह लोधी एवं उसका जो शासनकाल है और इब्राहिम लोधी, इनके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लोधी वंश की स्थापना और उसके संस्थापक बहलोल लोधी के विषय में अध्ययन किया था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए हो अच्छे से। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। देखिए, क्लास जो आज की है वह है सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी 1489 ईस्वी में शासक बनता है और 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है। अब यहाँ पे आपको बताते चले, इसका जो मूल नाम है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सिकंदर शाह लोधी का मूल नाम क्या था। तो सिकंदर शाह लोधी का जो मूल नाम है वह है निजाम खान। क्या नाम है? निजाम खान। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक इसका दिया है उपनाम। सिकंदर शाह लोधी का एक उपनाम है गुलरुखी। क्या नाम है? गुलरुखी, अर्थात गुलाबी चेहरा। इसी नाम से यह कविताएं लिखा करता था। आपको ध्यान देना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि लोधी वंश का या दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो गुलरुखी नाम से या उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो वह शासक था सिकंदर शाह लोधी या निजाम खान। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि गुलरुखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुलरुखी का शाब्दिक अर्थ है गुलाबी चेहरा। ठीक। चलिए अब देखते हैं सिकंदर शाह लोधी के राज्याभिषेक के विषय में। राज्याभिषेक इसका कब हुआ था, इसके विषय में देखते हैं। देखिए, सिकंदर शाह लोधी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह काली नदी के तट पर हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक स्थान है कुस्के फिरोज, यहीं पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। काली नदी के तट पर एक स्थान है कुस्क ए फिरोज, वहीं पर सिकंदर शाह लोधी का राज्याभिषेक किया गया था। देखिए, प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बता रहे हैं। आगे देखिए, लिखा कि सुल्तान का पद ग्रहण करने से पूर्व दिल्ली के सूफी समाउद्दीन का दर्शन किया था और रोचक ढंग से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। अगर थोड़ा घुमा के अगर प्रश्न बनाए कि सिकंदर शाह लोधी जब सुल्तान का पद ग्रहण करने जा रहा था, उसके पूर्व वह किस सूफी संत का दर्शन किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो वह थे दिल्ली के सूफी संत समाउद्दीन। ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक तो हो गया उसका मूल नाम सिकंदर शाह लोधी का, सिकंदर शाह लोधी के जो उपनाम है तो उसकी चर्चा की, राज्याभिषेक के बारे में जाना। अब आप बात करते हैं सिकंदर शाह लोधी के मृत्यु के विषय में। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो सिकंदर शाह लोधी की जो मृत्यु हुई थी वो गले की बीमारी के कारण सिकंदर शाह लोधी की 1517 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है कि सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको समझना है सिकंदर शाह लोधी की जो मृत्यु हुई थी वो गले की बीमारी के कारण हुई थी। अब दूसरा प्रश्न अगर घुमा के पूछ लिया जाए कि लोधी वंश का कौन सा शासक है या था जिसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था, तो वह था सिकंदर शाह लोधी। तीसरा यहीं से घुमा के अगर बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था,
जिसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था, तो वह सिकंदर शाह लोधी। अब यहाँ पे और प्रश्न बनेगा, यह बन सकता है कि सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी 1517 ईस्वी में। फिर यहाँ पे एक प्रश्न और बनने जिसे बन सकता है कि सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी, तो वह हुई थी आगरा में हुई थी और गले की बीमारी के कारण हुई थी। ठीक, देखिए एक ही लाइन से कई प्रश्न बनने की संभावना है, इसीलिए हमने जितने तरीके से प्रश्न बन सकता है हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए, बहलोल ने अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी चुना था। आपको समझना है, जो बहलोल लोधी है, जो लोधी वंश का संस्थापक था, जब मरने को हुआ तो अपने मृत्यु के पहले अपने तीसरे बेटे को बुलाता है निजाम खां को, जो उसके बाद उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो निजाम है एक हिंदू सुनार की लड़की जयबंद की संतान था। यहीं पे प्रश्न बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि लोधी वंश का कौन शासक है जिसकी माता हिंदू सुनार थी, तो उसका नाम है सिकंदर शाह लोधी। ठीक, अब यहाँ पे भी एक प्रश्न बनेगा कि सिकंदर शाह लोधी की माता का क्या नाम था, तो उसकी माता का नाम था जयबंद। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रश्न बनने की संभावना थी, तो हमने बता दी। अब देखिए यहाँ पे वह सिकंदर लोधी के नाम से सुल्तान बना। जब सिकंदर लोधी दिल्ली की शासन सत्ता में बैठा तो उसके पहले उसका नाम था निजाम खां। जब शासन सत्ता संभाला 1489 ईस्वी में, तो अपना नाम परिवर्तित करके सिकंदर लोधी रख लेता है और सिकंदर लोधी के नाम से दिल्ली की सत्ता पर आसीन होता है। आगे देखिए, वह सामान्य इस्लामी परिपाटी के विरुद्ध अपनी दाढ़ी बनवाता था। अब समझिए यहाँ पे सिकंदर शाह लोधी, जैसे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म में यह है कि जो मुस्लिम होंगे वो अपनी दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, लेकिन सिकंदर शाह लोधी हमेशा अपनी दाढ़ी को बनवाया करता था। इसलिए आपको समझना है, यह भी प्रश्न बनेगा। अब आगे देखिए, वह गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के समकालीन था। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि सिकंदर शाह लोधी का समकालीन गुजरात का शासक कौन था, तो वह था महमूद बेगड़ा। अब फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा कि सिकंदर शाह लोधी का मेवाड़ का समकालीन शासक कौन था, तो वह थे राणा सांगा। ठीक, आगे देखिए, सिकंदर शाह लोधी का जो वजीर था उनका नाम था मियाँ भूआ। ठीक, यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि सिकंदर शाह लोधी का वजीर कौन था, तो उसका नाम था मियाँ भूआ। आगे देखिए, जिसने संस्कृत आयुर में वैदक पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा था तिब्बे सिकंदरी। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि तिब्बे सिकंदरी जो पुस्तक है वह फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो उसका नाम था मियाँ भूआ। ठीक है, यह आयुर्वेद की एक वैदिक पुस्तक थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, उसका फारसी भाषा में अनुवाद मियाँ भूआ ने किया था। ठीक, आगे देखिए, यही जो तिब्बे सिकंदरी है इसको मअदान ए सिफाए सिकंदर शाही या फरहंगे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो किताब लिखी है या उसका अनुवाद किया है मियाँ भूआ ने, इसको कई नामों से जाना गया। अगर इसमें बात की जाए, सिकंदर तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है, मअदान ए सिफा ए सिकंदर शाही भी कहा जाता है, इसे फरहंग ए सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई भी नाम दे तो आपको लगाना होगा यही। अब देखिए,
अब पुस्तक में मियाँ भुआ ने यूनानी दवाओं को यह कहकर खारिज कर दिया कि एक तो यह भारत की जलवायु में उपयुक्त नहीं, दूसरे इस प्रणाली में वर्णित औषधीय पौधे भारत में नहीं मिलते। अब यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो यह संस्कृत में लिखी हुई आयुर्वेद की महावैदिक ग्रंथ है, यह पुस्तक है, जब इसका अनुवाद किया गया फारसी भाषा में मियाँ भुआ के, तो उसे जब समझा बुझा तो यह बताया कि इसमें जिन दवाओं का उल्लेख किया गया है, ये दवाएं भारत के जलवायु में उपलब्ध नहीं है, और इस प्रणाली से संबंधित जो दवाएं बनाने की इसमें बात की गई है, इसके जो औषधीय पौधे हैं भारत में उपलब्ध नहीं है। अब आगे देखिए, सुल्तान की न्याय व्यवस्था भी मियाँ भुआ की अधीनता में संगठित की गई थी। कि मियाँ भुआ ये तो वजीर था, अब उसने सिकंदर लोदी के समय में न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से संगठित किया। पूरी जिम्मेदारी उसे दे रखा था सिकंदर शाह लोदी कि आप न्याय व्यवस्था को अच्छी तरीके से संभालिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके अभियान की चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो अभियान है सिकंदर शाह लोदी की, इसमें देखिए सिकंदर शाह ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों को समाप्त किया। भाई कोई भी शासक बनेगा तो शासक बनने के बाद जो उसके इर्द गिर्द उसके विरोधी रहेंगे उसको सबसे पहले हर कोई हटाएगा। तो वही काम यहाँ पे सिकंदर शाह लोदी ने किया। जैसे ही शासक बना 89 ईस्वी में, तो 1489 में, तो उसने क्या किया, अपने इर्द गिर्द जितने भी उसके विरोध करने वाले थे सबको एक एक करके वह समाप्त कर दिया, मार दिया या वहां से निकाल दिया। अब देखिए, उसने अपने भाई एवं जौनपुर के शासक बारबक शाह को पराजित कर जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। अब आपको यहाँ देखना है कि सबसे पहला उसने जो काम किया, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रमुख अगर कोई शत्रु था वह था जौनपुर। जौनपुर का जो सरकी वंश है वह दिल्ली के लिए सबसे प्रमुख दुश्मन था, हमेशा विरोध करता था। तो यहाँ पे सिकंदर शाह जैसे शासक बनता है, वह उसका अपना ही भाई था, और जौनपुर का शासक उसका नाम था बारबक शाह। सबसे पहले उसके ऊपर हमला करता है, उसको पराजित करता है और जौनपुर को सीधे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है, इसका विलय कर लेता है। अब पूरी शासन सत्ता दिल्ली से फिर जौनपुर चलने लगती है। आगे देखिए, इसी समय जौनपुर के हिंदू जमींदारों ने जुगा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जब सिकंदर शाह ने जौनपुर को अपने कब्जे में ले लिया, दिल्ली सल्तनत में उसे मिला लिया, तो जौनपुर में एक जमींदार था, उसका नाम था जुगा। जुगा ने इस विलय को सही नहीं माना, इसके विरोध में उसने विद्रोह शुरू कर दिया। अब उसके बाद देखिए, इसी विद्रोह को दबाने के साथ साथ सिकंदर शाह ने बिहार और तिरहुत को भी जीत लिया। जब यहाँ पे जुगा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो दिल्ली से चला जौनपुर, सबसे पहले गया, जुगा को पराजित करता है, जो विद्रोह किया था उसे दबा देता है। अब जौनपुर के बाद सीधा निकलता बिहार, बिहार गया, उसे भी जीत लिया। उसके बाद तिरहुत जाता है, अब उसे जीत लेता है। अर्थात एक साथ कई काम उसने कर लिया। अब देखिए, जब तिरहुत को जीता, फिर वह चला गया चंदेरी, उसके बाद धौलपुर गया, धौलपुर के बाद नागौर चला जाता है, और इन सब को एक एक करके सिकंदर शाह सबको जीतता है, अपने कब्जे में करता है, अर्थात अपने साम्राज्य को धीरे धीरे वह काफी बढ़ा लेता है। आगे देखिए, 1504 ईस्वी में सर्वप्रथम सिकंदर शाह लोदी ने धौलपुर के शासक विनायक देव को पराजित करता है।
आज 1504 ईस्वी में सबसे पहले सिकंदर शाह लोदी धौलपुर को अपने कब्जे में करने का निर्णय करता है और वह जो विनायक देव थे वहाँ के शासक, उनके ऊपर हमला करता है और इनको पराजित करके धौलपुर को अपने कब्जे में कर लिया। अब देख, क्योंकि धौलपुर की जो रियासत लोदी साम्राज्य की सीमाओं के सबसे निकट थी, सिकंदर शाह लोदी सबसे पहले जो उसका साम्राज्य है, उसके जो निकटवर्ती राज्य थे, उसको जिसको वह अपना विरोधी समझता था, उनको अपने कब्जे में करने के लिए उस पर आक्रमण करता है, अपने सीमाओं को सुरक्षित करता है। उसी के तहत वह धौलपुर पर हमला किया और विनायक देव को पराजित करके अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लेता है। अब देखिए, अब कुछ दिन शांत रहा, उसके बाद 1507 ईस्वी का समय आता है तो सिकंदर ने आवंतगढ़ किले पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करता है। अब देखिए यहाँ पे, जब सिकंदर शाह 1507 ईस्वी में आवंतगढ़ किले पर अधिकार कर लिया तो वहां की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। अब उसके बाद उसने नरवर को भी जीत लिया। अब देखिए, परंतु वह बंगाल एवं ग्वालियर नहीं जीत पाया। वह कोशिश किया, जब आवंतगढ़ किले को जीत लिया, वहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया, उसके बाद नरवर जाता है, उसको जीत लेता है। अब साथ साथ अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी और फिर चला गया बंगाल। जब बंगाल गया तो वहां पे उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन वह बंगाल को जीत नहीं पाया। फिर वहां से जाता है ग्वालियर, ग्वालियर भी गया लेकिन उससे भी वह जीत नहीं पाया। अब देखिए, क्योंकि ग्वालियर का राजा सर्वक्षार नीति का पालन कर रहा था, अर्थात रक्षात्मक ढंग से अपने आप को बचाने की कोशिश की। आगे देखिए, ग्वालियर का शासक तोमर वंश मान सिंह था, जो सिकंदर के ने खिलवत भेजा था। हालांकि वह समय समय पर ग्वालियर से राजस्व अवश्य वसूल लेता था। आगे देखिए, सिकंदर लोदी को बंगाल पर विजय प्राप्त करने के असफल प्रयास के पश्चात बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से समान स्तर पर संधि करनी पड़ी। भाई, जब ग्वालियर पर बार बार हमला किया, जीत नहीं पाया, बंगाल को जीत नहीं पाया, तो वह समझौता करने की नीति अपनाया और बंगाल के शासक का नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह। उसको बुलाता है तो मध्यस्थता के माध्यम से इन दोनों के बीच एक समान संधि होती है। अब आगे देखिए, सिकंदर शाह लोदी की ये जो राजनीतिक सुधार है, अब इसकी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, राजनीतिक सुधार, अब इसमें सिकंदर लोदी अफगान भ्रातृत्व भाव की जगह तुर्की राजत्व से प्रभावित था। देखिए, जो बहलोल लोदी है, उसका जो शासन व्यवस्था था वह भ्रातृभाव या भाईचारे की भावना के आधार पर शासन सत्ता चलाया। लेकिन जब सिकंदर लोदी शासक बनता है तो यह भाईचारे की भावना थोड़ा हट करके तुर्की राजत्व, जिस तरीके से तुर्की का साम्राज्य चल रहा था, उसी आधार पर अपने शासन सत्ता को चलाने का प्रयास किया। अब वह क्या किया, जैसे जो बहलोल लोदी था, अपने जो उसके सरदार थे उनके साथ कालीन पर बैठ करके शासन सत्ता चलाया, दरबार लगाया। लेकिन जब सिकंदर लोदी शासक बनता है, वह एक ऊंचा सा सिंहासन बनवाता है, ऊंचा सिंहासन बनवा करके दरबार में रखा और उसी ऊंचे सिंहासन पर वह बैठने लगा। अब देखिए, वह यह बताने का प्रयास किया कि जो सुल्तान है उसके बराबर कोई नहीं है, अर्थात वह सभी लोगों में सबसे ऊंचा है। सुल्तान अब बराबरी के लोगों में प्रथम नहीं है। यह बात वहां पे सिकंदर लोदी बताने का प्रयास किया कि भैया, हम राजा हैं, हम ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे पद पे हैं, आप लोग हमारे नीचे रहिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। आगे देखिए, अमीरों को यह अनुभव कराया जाता था कि वह सुल्तान के नौकर हैं
अब सही बात है, सिकंदर लोदी ने यह बताने का प्रयास किया कि जो अमीर है वह अमीर की तरह रहे, वो उसके नौकर की तरह है, ना कि उसके बराबर के। जो सिकंदर लोदी है वह कहा भी करता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम की पालकी में बैठा दूं तब भी मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे कंधा दे करके उठा कर ले जाएंगे। यह बात सिकंदर लोदी कहता है कि यह बताने का प्रयास करता है कि जितने अमीर हैं वह जितने सरदार हैं हमारे किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। इशू को बताते हुए सिकंदर लोदी कहता है यदि हम किसी भी अपने गुलाम को पालके में बैठा दें और अपने अमीरों को यह आदेश दे दें कि इस गुलाम को आपको पालके उठा के लेके जाना है, तो वही जितने हैं सरदार सब उसी गुलाम को कंधे पर उठा करके ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पुस्तक है तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी का जो लेखक है वह बताने का प्रयास करता है कि सिकंदर द्वारा जारी फरमान अमीर 6 मील आगे बढ़कर प्राप्त करते थे और उससे अपने सिर पर रख कर ले जाना पड़ता था। ये जो तारीख ए दाऊद है इस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है जो सिकंदर शाह लोदी अपना फरमान जारी करता था, अमीर जो थे या 6 मील आगे बढ़ करके इसे प्राप्त करते थे और उस फरमान को अपने सर पर रख करके दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। अर्थात जो शासक है, जो सिकंदर शाह लोदी सुल्तान है, इसी की बात को सब लोग मानने के लिए बाध्य थे। अब देखिए इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता था और सब इसे खड़े होकर सुना करते थे। उसने राजत्व को भव्य बनाने हेतु तुलादान की शुरुआत की। अर्थात जो तुलादान व्यवस्था है इसकी शुरुआत करने वाला सिकंदर लोदी है। इस तुलादान के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कि जो राजत्व है यही सब कुछ है, अर्थात जो शासक है उसका आदेश ही सब कुछ है, आप इसके इतर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो शासक कहेगा आपको करना होगा, चाहे वह सरदार हो चाहे अमीर हो। अब आगे देखिए, सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी की थी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर यहाँ पे बने कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था किस शासक के समय थी, तो वह नाम है सिकंदर लोदी का। ये प्रश्न बनता भी है और बनने की संभावना भी है। ठीक, अब देखिए बताया जाता है कि उसके गुप्तचर भूत और प्रेत थे। जिस तरीके से भूत और प्रेत हर जगह बिना किसी को दिखे हुए सबको प्रभावित करते हैं, डराते हैं, उसी तरीके से उसके विषय में कहा गया कि इसके जो गुप्तचर हैं हर जगह विद्यमान है और उसी के डर से हर जो वहाँ पे कर्मचारी थे, आदमी थे, डरा करते थे। कोई भी बात करने से उनको डर लगता था कि कहीं हमारे अगल बगल कोई गुप्तचर ना हो। और इसीलिए पूरे साम्राज्य में या उसका जो क्षेत्र था कोई भी सिकंदर शाह के विरुद्ध विद्रोह करने का हिम्मत नहीं कर सकता था। आगे देखिए, वस्तुतः इसी गुप्तचर के माध्यम से उसने अफगान सरदारों पर नकेल कसी थी। हर किसी को डरा के रखा था। हर सरदार डरने लगा कि अगर हम अपने बगल के आदमी को कुछ कह दें, अगर कहीं वह गुप्तचर निकला तो हमारी बात सरदार तक पहुंच जाएंगे, सुल्तान तक पहुंच जाएंगे और हम मार दिए जाएंगे या फिर हमें सजा मिलेगी। इसलिए हर दूसरा इंसान एक दूसरे से डरा करता था। इतनी तगड़ी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी के समय में थी। अब आगे देखिए, सुल्तान स्वयं गुप्त रूप से राज्य के मामलों का प्रत्यक्ष एवं
आंतरिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलता था। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गुप्तचर थे वो तो थे ही, सिकंदर लोदी अपने भेष को बदल करके तमाम जगहों पर जाया करता था। कहीं प्रत्यक्ष रूप से किसी से पूछा या किसी और माध्यम से जा जा करके सारी जो गुप्त सूचना है उसे प्राप्त करता था, कौन क्या बात कर रहा है। इसीलिए पूरी तरीके से गुप्तचर व्यवस्था अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए था। आगे देखिए, जब कुछ अमीरों ने सुल्तान के छोटे भाई फतह खां को सुल्तान बनाने का षड्यंत्र किया, तब सिकंदर ने 22 अमीरों को निर्वासित कर दिया। जो अमीर थे वो सिकंदर लोदी के खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। अब षड्यंत्र ये शुरू किया कि सिकंदर शाह लोदी को धीरे से सत्ता से हटा के फेंक दीजिए, और उसका भाई एक था, उसका नाम था फतह खां। अब फतह खां को सुल्तान बना दिया जाए। भाई जब सिकंदर लोदी की गुप्तचर व्यवस्था इस बात को जानी, उसे जानकारी प्राप्त हुई, तो सीधा सुल्तान के पास सूचना भेज दी गई। अब इस षड्यंत्र में पता चला कि 22 अमीर शामिल हैं। सबको बुलाता है और सभी 22 अमीरों को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है सजा के तौर पर। आगे देखिए, अब सिकंदर लोदी की बात करेंगे। सिकंदर लोदी ने राजस्थान में बादलगढ़ किले का निर्माण किया। आपको समझना है, ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान में बादलगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया, तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। ठीक है ना। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न में थोड़ा घुमा के बनता है कि सिकंदर लोदी ने राजस्थान में किस किले का निर्माण किया, तो वह किले का नाम था बादलगढ़ का किला। ठीक, आगे देखिए, उसने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की, जो कि 1506 ईस्वी में उसकी राजधानी बनी। आगरा का नामकरण उसने ही किया था। अब आपको यहाँ समझना है कि आगरा नगर की स्थापना सिकंदर शाह लोदी ने किस उद्देश्य से किया था, इसी में बताने का प्रयास किया गया है कि सिकंदर शाह लोदी ने अपना जो साम्राज्य है उसको बचाने के लिए, जो राजस्थान के शासक हैं काफी आक्रमणकारी थे, महत्वाकांक्षी थे, उनके आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो यमुना नदी है उसी को बेस बनाया, और जिसका जो व्यापारिक मार्ग है उस पर नियंत्रण करने के लिए इन दोनों उद्देश्यों को रख करके ध्यान में आगरा में 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना करता है। 2 साल की मेहनत के बाद जब 1506 ईस्वी में आगरा नगर बन के तैयार होता है, तो 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी घोषित कर देता है। अर्थात जो आगरा और राजस्थान के बीच की दूरी कम थी, राजस्थान से होने वाला जो हमला था उसको जल्दी ही कंट्रोल किया जा सकता था। इसीलिए वह अपनी राजधानी बदल करके आगरा कर लेता है, ताकि राजस्थान से होने वाले आक्रमण को वह अच्छे से सामना कर सके। और आगरा का अगर नामकरण की बात की जाए, आगरा का नाम रखने वाला यही शासक था, कौन? सिकंदर शाह लोदी। तो इस तरीके से सिकंदर शाह लोदी के विषय में चर्चा की। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे सिकंदर शाह लोदी के आर्थिक सुधार की। ठीक, देखिए यहाँ पे सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में जो आर्थिक सुधार हुए थे, अब उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे सिकंदर लोदी ने लगान की फेहरिस्त तैयार करवाई, जो कालांतर में शेर शाह की फेहरिस्तों का आधार बनी। सिकंदर शाह लोदी जो उसके साम्राज्य की शासन व्यवस्था की जो मूल थी लगान प्रणाली,
उसकी एक लिस्ट बनवाई, तैयार कराई, इतनी बेहतर थी जो आगे चल कर के शेरशाह सूरी जब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया तो इसी का जो बेस था, इसी आधार पर वह अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। अब देखिए उसने क्या किया, सिकंदर शाह सूरी ने, सिकंदर लोदी ने भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी चलवाया। अर्थात भूमि मापने के लिए एक उसने माप का निर्माण किया जिसे कहा गया गज ए सिकंदरी। बहुत बार प्रश्न बना है कि गज ए सिकंदरी मापक का प्रयोग किसने किया, तो सिकंदर शाह लोदी ने किया था। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है कि गज ए सिकंदरी जो सिकंदर लोदी ने चलाया था वह किससे संबंधित है, आपको समझना है। या भूमि माप हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए ये गज ए सिकंदरी जो है ये 1586 ईस्वी तक प्रचलन में रही। 1586 ईस्वी तक ये अपने प्रचलन में रही। इसी वर्ष अकबर ने इसके स्थान पर गज ए इलाही का प्रवर्तन करता है। अर्थात जो सिकंदर शाह लोदी गज ए सिकंदरी चलवाया ये अकबर के शासन काल के 1586 ईस्वी तक लगातार उसी आधार पर चलती रही और 1586 ईस्वी में अकबर ने गज ए सिकंदरी का नाम परिवर्तित करके गज ए इलाही उसका नाम रख दिया। आगे देखिए गज ए सिकंदरी एवं गज ए इलाही में क्रमशः 39:41 का अनुपात था। ठीक है, यही आपको समझना है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि गज ए सिकंदरी और गज इलाही में क्रमशः अनुपात कितना है, तो 39:41 है। अर्थात आपको समझना है यहाँ पे एक चीज, जो गज ए सिकंदरी है उसकी जो लंबाई है माप की वह 39 अंगुल की हुआ करती थी। वहीं जब अकबर ने गज इलाही माप चलाया वह 41 अंगुल का हुआ करता था। अर्थात जैसे मापने के लिए गांव में एक बांस की डंडी प्रयोग किया जाता है या रस्सी का प्रयोग किया जाता है, तो आपको समझना है जो अकबर ने चलाया था गज इलाही वह रस्सी या बांस की डंडी 41 अंगुल का होता था और वही गज सिकंदरी वह 39 अंगुल का हुआ करता था। ठीक, एक बार फिर समझते हैं कि गज सिकंदरी और गज इलाही के में दोनों का क्रमशः जो अनुपात है 39:41 का अनुपात था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना। देखिए आगे देखिए, राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। ठीक, सिकंदर शाह लोदी ने जब इतने बड़े पैमाने पर कृषि सुधार करने का प्रयास किया तो उसने कहा कि बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी लिखा पढ़ी के इस व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं, तो उसने उसके सुधार के लिए एक लेखा परीक्षण प्रणाली का गठन करता है या उसकी शुरुआत करता है। अब आगे देखिए, खाद्यान्नों पर से चुंगी और जकात हटा दी। सिकंदर शाह लोदी बहुत यहाँ पे एक अच्छा काम किया कि जो खाद्यान्न पर चुंगी लगा करती थी और जकात लगा करता था इस टैक्स को वह हटा लेता है। और सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका चलाया। आपको ध्यान देना है कि दिल्ली, यहाँ पे प्रश्न बनेगा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है जो तांबे का टंका चलाया, तो उसका नाम है सिकंदर शाह लोदी। ठीक, अब देखिए, अब सिकंदर शाह लोदी की अगर हम यहाँ पे धार्मिक नीति की बात करें तो आपको समझना है धार्मिक नीति। ठीक, अब देखिए सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टि से उदार नहीं था, अर्थात एक कट्टर शासक के रूप में उसे जाना जाता है। आगे देखिए, उसने थानेश्वर के हिंदुओं के मेले पर प्रतिबंध लगा दिया और यमुना तट पर मुंडन पर रोक लगा दिया। तो सिकंदर शाह लोदी, जैसे हमने बताया कि
कि धार्मिक दृष्टि से या उदार नहीं था, सहिष्णु नहीं था। उसने क्या किया, थानेश्वर में हिंदू लोग मेला लगाया करते थे। उसने क्या किया, जो हिंदू वहां पे मेला लगाया करते थे उस पर रोक लगा दी। कहा अब थानेश्वर में कोई हिंदू मेला नहीं लगा सकते हैं। अब क्या किया, वही यमुना नदी के तट पर हिंदू लोग समय समय पर मुंडन का कार्य करते थे। जैसे आज भी है कि बच्चे का जो मुंडन है वो किसी देवी के स्थान पर, मान लिए मंदिर पे, वहां पे जाएंगे, बच्चे का मुंडन करवाएंगे। यहाँ यमुना नदी पर वही जो मुंडन का कार्य होता था उस पर भी सिकंदर लोदी ने रोक लगा दिया। अब देखिए, जजिया कर पुनः लगाया। ठीक, यही समझना है। सिकंदर शाह लोदी, बहुत बार प्रश्न बना है कि सिकंदर जजिया कर पुनः लगाने वाला शासक कौन है, तो वह सिकंदर शाह लोदी था। ठीक है, मुस्लिम नाइयों द्वारा हिंदुओं की बाल दाढ़ी काटने पर रोक लगा दिया। यहाँ पे कट्टरता का एक परिचय और देता है कि जो मुस्लिम नाई हुआ करते थे उनसे कहा कि आज से आप लोग जो हिंदू हैं उनकी बाल दाढ़ी आप लोग नहीं काट सकते हैं। अब आगे देखिए, एक बार सुल्तान स्वयं रोजा न रखने एवं दाढ़ी न बनवाने के पश्चाताप करने के लिए बहुत साधन दे दिया था। आगे देखिए, यह नियम बनाया कि शिया मुस्लिम ताजिया नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, इसकी जो कट्टरता केवल हिंदुओं पर नहीं थी, इसकी कट्टरता वह मुस्लिम धर्म में भी थी। जो सिकंदर शाह लोदी है या शिया या सुन्नी समुदाय का था, उसने क्या किया, जो शिया मुसलमान होते थे वो जो ताजिया निकाला करते थे उनसे कहा कि अब आप ताजिया नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए, दूसरी इसकी बात जो थी, सिकंदर शाह लोदी ने पीरों एवं जो फकीरों की मज़ारों पर स्त्रियों को जाने से रोक दिया। सिकंदर शाह लोदी ने कहा कि जो शिया मुसलमान है वो ताजिया नहीं निकाल सकते हैं, साथ ही साथ जो पीर और फकीर की मजार है उस पर किसी भी स्त्री को अब नहीं जाना है। पूरी तरीके से रोक लगा दिया। साथ ही साथ जो पीर और फकीर हैं उसमें एक बहराइच में थे सूफी सालार मसूद गाजी। इनके जो मजार थी, हर वर्ष बहुत अच्छे पैमाने, बड़े पैमाने पर मेला लगता था, उत्सव मनाया जाता था। उस उत्सव पर भी सिकंदर शाह लोदी ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वह मानता था कि इस उत्सव के साथ साथ कुछ अनैतिक कार्य भी होते थे। भाई उसको जानकारी रही होगी, इसीलिए महिलाओं को वहां पे जाने से रोक दिया ताकि महिलाओं के साथ कोई गलत काम ना करे, उसको कोई परेशान ना करे। इस तरीके से उसने पीरों फकीरों की मज़ारों पर स्त्रियों को जाने से रोक दिया। बहराइच में सूफी सालार मसूद गाजी के स्थान पर जो उत्सव होता था उस पर उसने रोक लगा दिया। आगे देखिए, सिकंदर ने बोथन नामक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया, क्योंकि उसने हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों को एक समान पवित्र बता दिया। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी उसकी कट्टरता की बात सामने आई कि एक बोथन नामक ब्राह्मण था, उसने क्या किया, उसने कहा कि जो हिंदू ग्रंथ हैं और जो मुस्लिम ग्रंथ हैं दोनों समान हैं। जितना पवित्र मुस्लिम ग्रंथ है उतना ही पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह बात जब सिकंदर को पता चली, उसने बोथन को बुलाता है और उसे जिंदा जलवा देता है। कहा कि तुम जो कह रहे हो यह बात सही नहीं है, जो मुस्लिम है ग्रंथ है यह हिंदू ग्रंथ से ज्यादा पवित्र है। अब आगे देखिए, इसी बात में आगे हुआ है, उसकी बात आती है कि उसने जो नागरकोट के मंदिर थे उसको भी ध्वस्त करा दिया। नागरकोट में एक मंदिर हुआ करता था, अपनी कट्टरता के कारण उसे भी वह गिरवा देता है। आगे देखिए, रिजकुल्ला मुस्ताकी कहते हैं जो इतिहासकार, उसकी धार्मिक असहिष्णुता इतनी बढ़ गई थी कि एक बार खुद सिकंदर लोदी
उलेमा उलेमाओं ने अब्दुल्ला अजोधनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के पुराने मंदिरों और तालाबों की पवित्रता भंग करने एवं तीर्थ यात्रियों पर आक्रमण करने से रोका था। अर्थात सिकंदर शाह लोदी इतना कट्टर हो गया था करते करते 48 सबको, कि जिसे चाह जब चाह परेशान करता था। उसी क्रम में एक बार जा रहा था, जो कुरुक्षेत्र में पुराने मंदिर थे वहां पे जो पूजा पाठ हुआ करता था उसको रोक लगाया, और जो वहां पे तालाब थे उसमें जो उसकी पवित्रता थी, लोग वहां पे नहाते थे, घर लेके आते थे जल को, उसमें कुछ ऐसा चीज मिलाने का प्रयास किया जिससे इसकी पवित्रता खत्म हो जाए। जो वहां पे तीर्थयात्री जाते थे उस पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन जब उलेमा वर्ग ने इसे देखा कि अब धीरे धीरे सिकंदर लोदी की जो यह प्रकाष्ठा है, धार्मिक असहिष्णुता है, वो बढ़ती जा रही है, तो उलेमाओं ने उससे प्रार्थना की कि महाराज ये काम उचित नहीं है, अब इसको आप मत करिए, नहीं धीरे धीरे यहाँ पे विद्रोह फैल जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यह काम यह कदम अपना पीछे खींच लेता है। आगे देखिए, यह पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र उदाहरण है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि यही पहला अवसर है कि ये दिल्ली सल्तनत का पूरे, कि जब उलेमाओं ने सुल्तान के निर्णय के विरुद्ध हिंदुओं के साथ खड़े हो गए कि महाराज अब हिंदुओं के खिलाफ आप कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आगे देखिए, वायकात ए मुस्ताखी कहते हैं कि सिकंदर की योजना थी कि कुरुक्षेत्र के हिंदू केंद्रों को तबाह करके मुसलमानों को धर्मांध बनाया जाए। आगे देखिए, सिकंदर ने शीतला माता के चेचक देवी की पूजा बंद करा दी। तो सिकंदर लोदी एक मंदिर था शीतला माता का, जिसे चेचक की देवी कहा गया। तो वहां पे लोग जाते थे, जिसको चेचक हो जाता था वहां पे जाके पूजा अर्चना करते थे। सिकंदर लोदी ने इस जो पूजा होता था चेचक देवी की, उसे बंद करवा दिया था। अब देखिए, सिकंदर लोदी की ये जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियां किसके? सिकंदर लोदी की। अब देखिए, पहली उपलब्धि है कि साहित्य जगत में सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से विख्यात था। कि बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि गुलरुखी नाम से कि उपनाम से कौन कविता लिखता था? तो वह लिखता था सिकंदर लोदी। आगे देखिए, उसने स्वयं फारसी में पद्य रचना की। फिर आपको समझना है सिकंदर लोदी किस भाषा में पद्य की रचना करता था? वह थी फारसी भाषा। ठीक, आगे देखिए लिखा है गान विद्या में उसकी रुचि थी, अर्थात संगीत कला में वह बहुत रुचि लेता था, और वह शहनाई सुनने का शौकीन था। यही प्रश्न बन सकता है कि कौन शासक है दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का जो शहनाई सुनने का शौकीन था? तो वह था सिकंदर लोदी। फिर आगे लिखा है उसी के समय गान विद्या पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक पुस्तक की रचना हुई। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि लज्जत ए सिकंदर शाही पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वह संबंधित है गान विद्या से, अर्थात संगीत से। ठीक, इधर देखिए आगे लिखा है सिकंदर लोदी ने संगीत पर अनेक दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा बिंदु लिखा है कि सिकंदर लोदी ने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सिकंदर लोदी एक पढ़ा लिखा शासक था और शिक्षा के महत्व को समझता था, इसीलिए शिक्षा को काफी उसने बढ़ावा दिया। उसी के काल में हिंदुओं विशेषकर कायस्थ जाति के लोगों ने फारसी के अध्ययन में रुचि लेना आरंभ किया। जो कायस्थ जाति थी, इन लोगों ने फारसी भाषा में
अध्ययन करना शुरू किया। किसके? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। और वह विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुई। इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं कि सिकंदर लोदी हिंदुओं को फारसी भाषा में लिखने के लिए प्रोत्साहित करता था। सिकंदर लोदी ने प्रशासन का पूर्ण फारसीकरण किया। फिर आपको समझना है कि सिकंदर शाह लोदी का जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें पूरी तरीके से जो फारसी व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से अपनाने का प्रयास किया और अपनाया भी। अब यहाँ पे सिकंदर शाह लोदी अनुवाद व्यवस्था की भी विभाग की स्थापना की, ताकि जो और भाषा में ग्रंथ है उसे फारसी भाषा में अनुवाद किया जाए और उसकी बात को समझा जाए। आगे देखिए लिखा, इसके प्रयास से संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सिकंदर लोदी ने मस्जिदों की सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान किया कर उसको शिक्षा का केंद्र बनाया। भाई अब सिकंदर लोदी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहा तो उसने क्या किया, जो मस्जिद हुआ करती थी जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता था उसको क्या किया, सरकारी संस्थान विद्यालय के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। पूरा जो सरकार है, जो शासक है, वहां से पूरा जो पढ़ाने की व्यवस्था है पूरा पैसा सरकार की तरफ से उसे प्रदान किया जाता था। अब देखिए शिक्षा में सुधार हेतु तालंबा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया गया। उसने आगरा, मथुरा एवं मारवाड़ में मदरसों का निर्माण कराया। फिर आपको समझना है कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए सिकंदर शाह लोदी ने आगरा में मदरसा बनवाया, मथुरा में मदरसा बनवाया और मारवाड़ में मदरसा का निर्माण किया। जो यहाँ पे मदरसा का निर्माण किया तो उसने क्या किया कि कहा कि तालंबा में कुछ विद्वान हैं जिसको बुलाया जाए। तो तालंबा से उसने, एक नाम है शेख अब्दुल्ला, उनको बुलाता है और एक नाम है शेख अजीजुल्ला, इन दोनों को बुलाता है। कहा आप लोग अब यहीं पे शिक्षा प्रदान करिए। आगे देखिए लिखा है, बताया जाता है कि प्रत्येक रात 70 विद्वान सिकंदर के पलंग के नीचे बैठ करके विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है या लोदी वंश का कौन शासक है जो प्रत्येक रात विद्वानों के साथ बैठ करके या उसके पलंग के नीचे विद्वान बैठ करके विभिन्न प्रकार की चर्चाएं किया करते थे। तो वह था सिकंदर शाह लोदी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा बिंदु लिखा है कि सुल्तान का पद ग्रहण करने से पूर्व सिकंदर लोदी सूफी समाउद्दीन से प्रार्थना की थी कि उसकी इच्छा है कि वह उनके पास रह करके वर्ण विन्यास एवं छंद शास्त्र पढ़े। शेख ने उत्तर दिया, पाठ करो, परमात्मा दोनों लोक में तुम्हें सौभाग्यशाली बनाए। ठीक, अब देखिए, अब इसकी जो चौथी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है सिकंदर शाह लोदी की सांस्कृतिक उपलब्धि है, उसमें देखते हैं जो चौथी है कि सिकंदर लोदी ने गरीब तथा असहाय व्यक्तियों को अर्धवार्षिकी, साप्ताहिक तथा दैनिक भत्ते एवं वृत्तियां निश्चित की। देखिए यहाँ पे सिकंदर शाह लोदी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना समझ में आती है। वह थी कि वह जो गरीब को देखा, जो सहाय व्यक्ति थे, उन्हें उनके लिए एक सिस्टम बनाया कि आपको 6 महीने के लिए एक तरीके से आपको पैसा मिलेगा या आपको अनाज मिलेगा ताकि आपका जीवन बसर हो सके। कुछ के लिए हफ्ते में व्यवस्था की, आपको प्रत्येक हफ्ते इतना मिलता रहेगा। कुछ के लिए रोज की व्यवस्था की कि आपको इतना मिलेगा ताकि आपका जीवन बसर हो सके। ठीक है। अब कुछ के लिए क्या किया कि आप इस काम को करिए तब आपको यहाँ पे मिलेगा, आप अपना जीवन बसर कर लीजिए।
अब देखिए पांचवा बिंदु यहाँ पे है, सिकंदर लोदी जब अपने वस्त्र एवं बिस्तर बदलता था तो उन्हें बेच दिया करता था और प्राप्त धन अनाथ कन्याओं के विवाह में दहेज के रूप में दिया जाता था। अब यहाँ पे समझना है, देखिए सिकंदर लोदी जिस बिस्तर पर सोता था और जिस वस्त्र को पहनता था, जब वह वस्त्र बदला जाता था और जब बिस्तर बदला जाता था, वह ऐसा नहीं कि इन सबको फेंक दिया जाता था, तो उसे क्या करता था, उसे बेच दिया करता था, जो तमाम लोग खरीद लिया करते थे और उस वस्त्र से या बिस्तर से जो उसे आय प्राप्त होती थी, उस आय से जो अनाथ कन्याएं हैं, जब उनका विवाह करवाता था दहेज के रूप में उसी पैसे को खर्च किया करता था। अब देखिए यहाँ पे है कि फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी के बीच समानता क्या है। अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी के बीच अद्भुत साम्यता दिखाई पड़ती है। साम्यता क्या है कि जैसे दोनों हिंदू माँ की संतान थे। आपको समझना है, जो सिकंदर लोदी है और फिरोज तुगलक है, ये दोनों हिंदू माता की संतान थे। बहुत बड़ा प्रश्न बना है, आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए दोनों ने अपने राज्य को चरित्र इस्लामी घोषित किया और शरीयत के आधार पर शासन किया। अब आगे दोनों ने हिंदुओं का इस्लाम स्वीकार करने के लिए फुसलाया। दोनों धर्मांध सुल्तान थे। ये तमाम बातें पिछली क्लास में जब हमने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ाया था, तो सारी तमाम बातें फिरोज शाह तुगलक वही करता है, वही काम सिकंदर लोदी करता है। महिलाओं को मजार पे जाने से रोक देता है। तमाम प्रकार की और जो काम है वो जो सिकंदर लोदी किया, वही काम पहले फिरोज शाह तुगलक भी कर चुका था। अब आगे देखिए, दोनों बंगाल विजित नहीं कर पाए। दोनों ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया और दोनों ने पीरों एवं फकीरों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक लगा दी। आगे देखिए, दोनों ने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, अनुवाद विभाग की स्थापना की। दोनों ने आर्थिक सुधारों को लागू किया। दोनों ने मुस्लिम महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए दहेज का प्रबंध किया। अब देखिए, परंतु एक चीज दोनों में विभेद थी कि सिकंदर लोदी एक अच्छा योद्धा था, सफल सेनानायक था, जबकि फिरोज तुगलक नहीं था। यही बात दोनों में डिफरेंट है। अब देखिए, ये तो बात हमने की सिकंदर शाह लोदी के विषय में। अब बात कर लेते हैं जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, इब्राहिम लोदी। अब इसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में शासक बनता। 1526 ईस्वी तक जब बाबर हमला करता है, तब तक यह दिल्ली की सत्ता पर शासक बना। अब यहाँ पे देखिए, इब्राहिम लोदी 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ और वह अंतिम लोदी सुल्तान था। ठीक, आगे लिखा कि जब इब्राहिम लोदी आगरा में सुल्तान बना, ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम लोदी का जो राज्याभिषेक हुआ था पहली बार, वह हुआ था आगरा में। ठीक, इसी समय सरदारों का एक दल राज्य के विभाजन के पक्ष में आ गया। असंतुष्ट सरदारों ने साम्राज्य का विभाजन कर दिया और इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी पर बैठा दिया। परंतु इब्राहिम ने अपने प्रयत्न को, उनके जो प्रयत्न थे, जो असंतुष्ट सरदार थे, जो यह षड्यंत्र करने का प्रयास किया, उस षड्यंत्र को विफल कर देता है। आगे लिखे, सर्वप्रथम उसी ने विक्रमादित्य से ग्वालियर जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यही काम सिकंदर इब्राहिम लोदी की सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक, आगे लिखा कि उसने ग्वालियर विजय हेतु आजम हुमायूं खां शेरवानी को भेजा था। इब्राहिम लोदी
ग्वालियर को जीतने के लिए एक था आजम हुमायूं, खां पूरा नाम है आजम हुमायूं और खां शेरवानी, ये दोनों नाम है, दोनों को भेजा था ग्वालियर के विजय के लिए। अब आगे देखिए, इब्राहिम ने तोमर राजा विक्रमादित्य के साथ बड़प्पन का व्यवहार किया और किला अपने हाथ में ले लिया। उसने विक्रमादित्य को शमशाबाद की जागीर दे दी। इसने भी तुर्की राजत्व की अवधारणा को अपनाया और सार्वजनिक रूप से राजत्व के दैवी अधिकारों के सिद्धांत की घोषणा की। ठीक, आगे देख लीजिए, इब्राहिम ने कहा कि राजा का कोई सगा नहीं होता है। आपको इसमें बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि कौन शासक कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, तो वह है इब्राहिम लोदी। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न बनने जा रहा है जो अक्सर पूछा जाता है, इब्राहिम लोदी द्वारा आरोपित भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 थी। यही प्रश्न बनता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? तो वह थी 1/4। लिखा है कि इब्राहिम दावा करता था कि जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं उसके राज्यकाल में सबसे सस्ती थी। आगे देखिए, इब्राहिम लोदी बाबर के साथ युद्ध करते हुए पानीपत में मर गया था। भाई, जब बाबर हमला करता है भारत पर तो दोनों के बीच पानीपत का युद्ध होता है। उसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक पुस्तक का नाम है तारीख ए खान ए जहानी। ठीक, यह जो तारीख ए खान ए जहानी पुस्तक है, इसमें अफगानों का इतिहास लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नियामत उल्लाह। ये इस पुस्तक में बताने का प्रयास करते हैं कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। ये आपको समझना, अगर थोड़ा प्रश्न टिपिकल बनाने का प्रयास करे आयोग कि किस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान है, इसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? तो पुस्तक है तारीख खान ए जहानी। अगर इसके लेखक के विषय में पूछ लिया जाए तो उसके लेखक का नाम है नियामत उल्लाह। ठीक, यहाँ पर अगर प्रश्न बन जाएगा, तारीख खान ए जहानी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अफगानों के इतिहास से संबंधित है। अब देखिए आगे लिखा कि यही पानीपत में बाबर ने ईंटों से निर्मित एक मकबरे का निर्माण कर उसने इब्राहिम लोदी को दफना दिया। यही देखिए प्रश्न बनता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है पानीपत के स्थान पर। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बनवाया था बाबर ने। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि बाबर ने पानीपत में या बाबर ने इब्राहिम लोदी का मकबरा किस चीज से बनवाया था? तो बनवाया था ईंटों से मिलकर के उसे बनाया था। ठीक है, फिर आप ये पूरा समझ लिए अच्छे से कि पानीपत में कि युद्ध में जब बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है, मरने के बाद बाबर ने ईंटा मंगवाता है, उससे एक मकबरे का निर्माण करता है और उसी मकबरे में इब्राहिम लोदी को दफना दिया जाता है। अब आगे लिखे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को अनपरखा सूरमा एवं कंजूस कहा, जिसे ज्यादा फिक्र अपने खजाने को भरने की थी। ये प्रश्न बना भी है और बन भी सकता है कि बाबर ने किस शासक के विषय में कहा कि इब्राहिम लोदी अनपरखा सूरमा था और कंजूस, उसे सबसे ज्यादा अगर किसी की फिक्र थी तो उसका जो खजाना है उसी की उसे फिक्र थी। उसे अपनी जान की, अपने साम्राज्य कोई फिक्र नहीं थी, बस खजाना भरा रहे बस। ठीक, तो साथियों इस तरीके से हमने सिकंदर शाह लोदी और इब्राहिम लोदी के विषय में चर्चा की। तो
क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब सांस्कृतिक जो सिस्टम है उससे हम पढ़ेंगे, तो क्लास